Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 अक्टूबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पार्क स्ट्रीट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो दोस्तों सरकार ना 1996 में एक कानून लेकर आती है जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पेसा के नाम से जानते हैं। लेकिन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर कानून के तहत, इस एक्ट के तहत नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर A टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर B टू रिकग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, या ऑप्शन नंबर C टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, या ऑप्शन नंबर D टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर नए नए अपडेट्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं। उसी के बेसिस पर लगातार बहुत सारे थंबनेल्स भी क्रिएट किए गए हैं पिछले कुछ एक सप्ताह में। तो आज भी अगर आप लोग न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज ओपन करोगे तो सामने ही आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये इजराइल रेडीज फॉर अ अटैक एज अ मिलियन पीपल इवैक्यूएट। तो दोस्तों यहाँ पर इजराइल की सेना को एक ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर यहाँ पर यह क्या मिल चुका है कि चलो गाज़ा को पूरी तरह से अब कैप्चर किया जाए, पूरी तरह से कब्जाया जाए। और गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना घुसना स्टार्ट हो चुकी है। वैसे कल शाम तक यहाँ पर इजराइल के अंदर में जो सेना है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मूव करना गाज़ा की साइड में। पॉसिबिलिटी थी कल ही वो एंटर कर जाते, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी बोला जा रहा है कि आज तो खैर यहाँ पर होने वाला ये है कि गाज़ा पट्टी में इजराइल के जो टैंक्स वगैरह हैं वो यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। ये आप देख पाओगे जो फोटोज़ वगैरह हैं ये अभी यहाँ पर जारी की गई है। इस फोटो में क्या दिखाया जा रहा है, ये कल का दिन है, संडे में, यानी क्या कहाँ तक सिचुएशन पहुँच चुकी है। इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो गाज़ा पट्टी के बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं। अब बॉर्डर में यहाँ पर एंट्री नहीं कर रहे हैं। अभी एंट्री ना करने के पीछे का दोस्तों एक रीज़न है, वो रीज़न चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले तो ये मैप देखो, आपको ये तो मैप रट गया होगा, पिछले एक सप्ताह में लगभग हम लोगों ने देखा होगा, 6-7 बार इस मैप को ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पे ये रहा इजराइल, ये रहा गाज़ा पट्टी। आपको ये बेसिक चीज़ें पता है भाई, दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ कुछ समय पहले। गाज़ा पट्टी के साइड से रॉकेट फायर करे गए ना, उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने इधर से बॉम्बार्डिंग की। काफ़ी सारे जो इनोसेंट पीपल हैं दोनों ही साइड पर, उन लोगों की भी जान गई है। स्टार्टिंग में बताया जा रहा था कि गाज़ा पट्टी से 5000 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, और अभी बताया जा रहा है, अभी तक की जो अपडेट है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेंशन किया गया कि इजराइल ने 6000 से ज़्यादा, कितने 6000 से ज़्यादा जो बॉम्ब्स हैं वो इस छोटे से एरिया में गाज़ा पट्टी में बरसा दिए हैं। और अभी यहाँ पर दोस्तों सिचुएशन यह है कि ये जो पर्टिकुलर आपको ये पट्टी दिख रही है गाज़ा पट्टी, इस छोटे से एरिया में लगभग 22 से लेकर 23 लाख लोग आसपास रहते हैं। 22 से 23 लाख के आसपास, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रीजन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर छोटे से एरिया में रहते हैं। तो अब यहाँ पर इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले क्या अनाउंसमेंट किया था, इन लोगों के लिए यहाँ पर एक चेतावनी जारी की थी कि जो गाज़ा पट्टी में नॉर्थ वाले यानी ऊपर वाले हिस्से में जो लोग रहते हैं इस वाले पर्टिकुलर रीजन में, वो जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़कर निकल जाएँ, इस एरिया को छोड़कर सीधा साउथ में पहुँच जाए। ऐसा यहाँ पर इजराइल ने इन सभी लोगों को चेतावनी दी, जिसके बेसिस पर कई मिलियन लोग, लगभग 1 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है, कई मिलियन नहीं बोला जाएगा, 1 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर यहाँ से शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, वो नीचे साउथ में पहुँचने लगे। और अब इजराइल की सेना ने इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग की इस एरिया में कि पूरी तरह से धूल ही धूल हो रहा है। आप
को मैंने अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए थे, आपको याद होगा, है ना। बहुत सारी जो यहाँ पर बिल्डिंगें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी, बहुत ही ज़्यादा डस्ट, धूल वगैरह देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे गाज़ा पट्टी में क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग लगातार हो रही है इजराइल की साइड से। तो दोस्तों जो धूल है ना, वो जो पूरा डस्ट उड़ रहा है, उसको सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। उसके सेटलमेंट तक के लिए यहाँ पर जो इजरायली सेना है अपने टैंकर्स को लेकर बॉर्डर पर रुकी पड़ी है। तो पॉसिबिलिटी है आज यानी कि मंडे को यहाँ पर ये जो टैंकर्स है वो अंदर गाज़ा पट्टी में एंटर कर जाएं और एंटर करने के बाद में इस पूरे एरिया के अंदर में एक बहुत बड़ी तबाही क्रिएट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इजराइल ने बोल दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही स्टेटमेंट दे दिया है अपना कि हमें क्या करना है, हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना है। क्योंकि इस पूरे गाज़ा पट्टी को चलाने वाला यहाँ पर यह हमास ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से जो ये वॉर्स है वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो हमास को पूरी तरह से मिटाने के लिए, पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए टैंकर्स अंदर एंटर करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्योंकि इजराइल का कहना यह है कि ऊपर से केवल जो हम मिसाइल दाग रहे हैं, इस एयर स्ट्राइक की वजह से कई सारे अभी भी बड़े बड़े ठिकाने हमास के इस गाज़ा पट्टी में हैं जिसको कुछ नहीं होगा। तो सीधा यहाँ पे अब टैंकर्स एंटर करेंगे और एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे। साथ ही साथ में हमास के जो लोग हैं उनको मारा जाएगा, और दूसरी चीज़, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का वो सब ख़त्म किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है इजराइल की साइड से। यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो और ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं। और आपको पता ही है, इतने सारे लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में बिजली आने का रास्ता, पानी आने का रास्ता, खाना आने का रास्ता, एक रास्ता वो था इजराइल। इजराइल यहाँ पर ये खाना, पानी, बिजली सब कुछ प्रोवाइड करवाता था। लेकिन जब से यहाँ पर हमास ने यह अटैक किया है, तब से यहाँ पर ये बिजली, पानी, खाना सब कुछ रोक दिया, पूरा ब्लॉकेज कर दिया। अब एक हफ्ते से पानी नहीं जा पा रहा था यहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उसके बाद यहाँ पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन से थोड़ा डिस्कशन किया, और उस बातचीत के बाद में इजराइल ने यहाँ पर पानी देना शुरू कर दिया है। क्योंकि वाटर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉर्टेज हो चुकी थी, इजराइल ने पूरा बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आम सिविलियन लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मारे जाते हैं। तो इस चक्कर में वाटर की सप्लाई को वापस से स्टार्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो केवल और केवल इधर गाज़ा पट्टी के साउथ रीजन में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि ऊपर से जो ये लोग हैं वो सब खाली कर दें और नीचे आ जाएँ सीधा साउथ में। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला ये भी जा रहा है कि जो ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना ये ऊपर का एरिया यहाँ पे इजराइल पूरा खाली करवा रहा है गाज़ा पट्टी का। क्यों? क्योंकि इनका मेन टारगेट है कि अपने टैंकर्स को ये बीच से लेकर जाएंगे और यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। एक लाइन बनाने के बाद में इस पूरे गाज़ा पट्टी को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। ऊपर वाला नॉर्थ वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको खाली करवाया जा रहा है, यहाँ से लोगों को सीधा नीचे भेजा जा रहा है साउथ के अंदर में। ये वाला रीजन ये अलग कर देंगे। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इजराइल की जो सेना है वो इधर से भी अटैक कर रही है, यहाँ पर भी अटैक कर रही है। तो अब लोग यहाँ पे परेशान है कि वो लोग एग्जैक्टली जाएँ कहाँ पर। तो पहले ऊपर खाली करवाने के बाद में अपने टैंकर्स को एंट्री दिलवाएंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर इस पूरे के पूरे एरिया को पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश है। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय पर इजराइल गाज़ा पट्टी को ही कैप्चर कर ले। लेकिन कैप्चर करना दोस्तों इतना आसान होगा नहीं। आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है, जैसे मैंने बोला, बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये इन्वेजन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि जो आम सिविलियन नॉर्मल पीपल हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनकी जान ना जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा नॉर्मल पीपल मारे जाएंगे उतना ज़्यादा इजराइल के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, अब वो हमास के साथ में मिले हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उसमें भी यहाँ पर जो ये इजराइल है, इसको काफ़ी बड़े जो चैलेंजेस है वो आज के समय पर फेस करने वाले हैं। दोस्तों सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यहाँ से तो पूरी तरह से इजराइल ने गाज़ा पट्टी को घेरा। पीछे से जो अपनी नेवल फोर्सेस है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा है पीछे, यहाँ पर भी नेवल फोर्सेस इन्होंने तैनात कर दी हैं। इधर से भी यहाँ पर फोर्सेस आ चुकी हैं, इधर बॉर्डर पर खड़ी हो चुकी हैं। आपको पता ही है एक समय पहले गाज़ा पट्टी इजराइल के अंडर में थी, इजराइल ने इसको कब्जा रखा था, बाद में यहाँ पर इसको रिलीज़ किया, जिसके बाद यहाँ पे जो हमास है वो इलेक्ट होकर आया। 2007 से अभी तक यहाँ पर जो हमास है इसको वो रूल कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आज के समय पर, ये पूरा का पूरा अपडेट इजराइल और गाज़ा पट्टी पर देखने को मिल जाता है। सारे अपडेट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। वाटर सप्लाई को लेकर क्या सिनेरियो है वो भी यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। तो इजराइल का मेन टारगेट क्या है? हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना है। इस वजह से जो टैंकर्स है वो सीधा सीधा अब एंटर कर रहे हैं गाज़ा पट्टी में। और दोस्तों बोला जा रहा है कि कई सारे लोग
है ना। लाखों लोग यहाँ पे गाज़ा पट्टी का नदन एरिया छोड़ चुके हैं, उन्हें डर है यहाँ पर कि इजराइल अब अटैक करेगा। वो सीधा साउथ में पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ पर साउथ में भी अटैक हो सकते हैं ना। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या मेंशन की जा रही है कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान जी, इन्होंने हाल ही में ऑर्डर दिया है 2 स्टडीज़ को लेकर कि 2 स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी हमारे इन 3 सर्विसेज को लेकर, यानी किस किस को लेकर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ में इंडियन नेवी। और दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टडीज़ की जा रही हैं इसके अंदर में कई सारी चीज़ों के ऊपर फोकस ऑलरेडी कर दिया जा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारी आर्मी है उनके पास में आज के समय पर किन किन चीज़ों की कमी दिख रही है, प्लस इस स्टडी ने यहाँ पर इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए रिकमेंड किया है कि हमको कम से कम अभी 31 कितने 31 MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स चाहिए होंगे। तो इस स्टडी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया है कि हमें कम से कम कितने 31 इस प्रकार के जो ड्रोन्स, ये जो ड्रोन्स आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये ड्रोन यहाँ पर दुश्मन के एरिया में निगरानी रखने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर अटैक्स करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो एक डिफेंस ड्रोन है ये, तो ये हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो 31 तो ये ड्रोन हो गए, साथ ही साथ में कम से कम और कई सारे ड्रोन्स हमें मेल वाले परचेज करने पड़ेंगे, यानी कि 155 के आसपास जो यहाँ पे हमारे मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV हैं वो भी हमें परचेज करने होंगे। तो MQ-9B ड्रोन और साथ ही साथ में यहाँ पर जो हमारा एक मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन है वो भी चाहिए होंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो ये वाला ड्रोन आपको देखने को मिलेगा हाई ऑल्टीट्यूड वाला, एक होता है हाई ऑल्टीट्यूड, एक होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर आप उड़ाओगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर जिसको आराम से ट्रैक ना किया जा सके। दूसरा है मीडियम ऑल्टीट्यूड, यहाँ पर जिसको मीडियम वाले रेंज में उड़ाया जाएगा, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं लेकिन मीडियम रेंज पर उड़ाया जाएगा ताकि पास से थोड़ा और ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज किया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी हमें ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमने इन पर्टिकुलर ड्रोन्स को परचेज़ करने के लिए कुछ अग्रीमेंट्स भी करे हैं रिसेंटली। आपको पता होगा कि पिछले महीने की बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं साथ ही साथ में US के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, दोनों के बीच में G20 के अलावा साइड में एक छोटी सी मीटिंग भी हुई थी जहाँ पर डिफेंस पर्सपेक्टिव को लेकर कई सारे जो अप्रूवल्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए थे, वो यहाँ पर समझाया गया। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इन ड्रोन के अलावा जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है अपाची हेलीकॉप्टर। जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स के पास में बहुत पुराने हेलीकॉप्टर्स वो आज के समय पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ नए अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए होंगे, जिसमें अपाची वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अपाची हेलीकॉप्टर को लेकर भी दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी एक डील कर रखी है, जिसमें हम कुछ हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर देकर ये जो हेलीकॉप्टर्स है वो परचेज़ कर रहे हैं। किससे? US से, अमेरिका से। ये आपने ध्यान में रखना है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑलरेडी यहाँ पर एक कह सकते हो अप्रूवल दे दिया है कि लगभग 39 कितने 39 के आसपास ये AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स को हम अमेरिका से परचेज़ करेंगे। इंडिया ने यहाँ पर एक और डील साइन कर रखी है जहाँ पर 6 और अपाची हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर हम लोग परचेज़ करने वाले हैं, जिसमें 800 मिलियन की कॉस्ट आएगी। ये डील हमने फरवरी 2020 में साइन की थी और आर्मी को ये हेलीकॉप्टर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगले साल फरवरी 2024 से। तो ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 2 मेन चीज़ें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से निकल कर आती हैं। क्या निकल कर आती हैं? पहला तो आपको यहाँ पर MQ-9B ड्रोन के बारे में पता होना चाहिए। ड्रोन क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। दूसरी रेलिवेंट चीज़ जो आपने पता होनी चाहिए वो है अपाची हेलीकॉप्टर। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख पा रहे होंगे कई सारे जो डिफेंस वेपन्स हैं इनको लेकर भी डायरेक्टली सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तो हो गया आर्टिकल। क्या ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए? नहीं, लेकिन इस आर्टिकल के पीछे की जो इन्फॉर्मेशन अब आप पढ़ोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपने क्या करना है, स्क्रीन पर नीचे देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर एक साथ नीचे की साइड में मिल जाएगी। तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूवल दिया कि हम MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स को परचेज करेंगे अमेरिका से। ध्यान रखना, ये ड्रोन भी अपाची हेलीकॉप्टर भी दोनों ही हम लोग USA से परचेज कर रहे हैं। तो क्या है ये MQ-9B ड्रोन्स, आओ समझते हैं। दोस्तों ये जो ड्रोन है ना, ये MQ-9 रीपर का ही एक वेरिएंट है। इस ड्रोन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे कुछ आप अलग से मिशन चला सको। साथ ही साथ में इस ड्रोन में कैपेबिलिटी यह है कि इससे मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, और अमेरिका ने किया भी। आपको पता है काबुल के अंदर में एक जो यहाँ पर आतंकवादी है, अल-कायदा का लीडर था आयमन अल जवाहिरी, इसको यहाँ पे ख़त्म किया, इसको मारा इसी ड्रोन का यूज़ करके मिसाइल्स को लॉन्च करके। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये ड्रोन कितने ज़्यादा कैपेबल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो MQ-9B ड्रोन है ना, इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है स्काई गार्जियन और दूसरा आता है सी गार्जियन, समुद्र के ऊपर दस्तक मारने के लिए, और यहाँ पर सीधा यहाँ पे आप कह सकते हो जो हमारा नीचे ज़मीन है उस पर दस्तक मारने के लिए। दोनों अलग अलग ड्रोन्स हैं। इंडियन नेवी ऑलरेडी यहाँ पर ये ड्रोन यूज़ कर रही है।
इंडियन नेवी सी गार्जियन वाला ड्रोन चला रही है, समुद्र के ऊपर जो दस्तक मारता है। ये 2020 से हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, ये जो ड्रोन है ये 40,000 की फीट की ऊंचाई से ऑपरेट कर सकता है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर जाकर ये आराम से पूरी निगरानी रख सकता है। और हमारी मिलिट्री को यहाँ पे जो उनकी सर्विलांस करने की, एक जगह पर निगरानी अपनी जमाने की जो कैपेसिटी होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। स्पेशली जो हमारे हिमालयन बॉर्डर एरियाज़ है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर ड्रोन उड़ा पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि ड्रोन की कैपेसिटी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड तक नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये ड्रोन थोड़ा स्पेशल है, जिसकी वजह से जैसे हमारे बॉर्डर है चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, जो हिमालयन वाला पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी हम आराम से सर्विलांस कर सकेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों आप इसे 40,000 की फीट पे तो उड़ा सकते हो, लेकिन साथ ही साथ में इसका जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो 40 आवर्स का है। 40 घंटे तक उड़ाया जा सकता है। 40 घंटे तक लगातार यहाँ पर ये आप कह सकते हो सर्वाइव कर सकेगा। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। और इतना ही नहीं, इसके अंदर में कुछ एडवांस्ड फीचर्स को ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक टेक ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक लैंडिंग हो गया। उसके अलावा यहाँ पे कोई अवॉइड सिस्टम को डिटेक्ट करना, ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ और जो कम्युनिकेशन वगैरह है उसको एनक्रिप्टेड वे में कम्युनिकेट करना कि भाई कोई दूसरा ट्रैक ना कर पाए, पकड़ ना पाए। ये सारी यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ इस ड्रोन के अंदर में है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई, इंडिया को क्या ज़रूरत है? भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सबसे बड़ा रीज़न आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जो रिलेशन चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारे टेंशन्स पिछले कुछ समय पर तेज़ी से इंक्रीज़ ही हुए हैं। बस चाइना के साथ में तो टेंशन्स बड़े हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ में भी बड़े हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा चाइना के साथ में ऑलरेडी बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ जारी है, तो हमें यहाँ पर इन ड्रोन्स की आवश्यकता पड़ सकती है। इस वजह से हमको ये ड्रोन चाहिए भी, ताकि यहाँ पे जो अभी देखो केवल चाइना हमें बॉर्डर पर परेशान कर रहा है ऐसा मत सोचना। बॉर्डर के साथ साथ चाइना की कई बार जो सबमरीन्स होती है, पनडुब्बियाँ होती है, जो समुद्र के अंदर चलती हैं, ये इंडियन ओशन रीजन में ले आते हैं। तो उन पनडुब्बियों का पता लगाना, क्योंकि हमारे पास में जो ये ड्रोन है इसका एक सी गार्जियन वाला भी हमारे पास में कैटेगरी देखने को मिलेगी, जो कि समुद्र के ऊपर दस्तक मार सकती है। तो चाइना की जो पनडुब्बी समुद्र के अंदर चल रही होगी, इंडियन ओशन में स्पेशली भारत के पास में, उसका जो प्रेजेंस है वो हम पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर वो सबमरीन प्रेजेंट है, उसको काउंटर कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर इस ड्रोन का यहाँ पर एक फ़ायदा हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कश्मीर वाले रीजन में जो टेररिज्म तेज़ी से बढ़ रहा है, उस पूरे टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चलाने के लिए यहाँ पे कह सकते हो भारत को इस ड्रोन की आवश्यकता है। तो इस ड्रोन से सीधा सीधा इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर हम यहाँ पर इसको जल्द से जल्द परचेज़ कर लेते हैं तो, जो कि अभी आने बाकी हैं। अग्रीमेंट हो चुका है यूएसए के साथ में। तो दोस्तों इससे क्या होगा, केवल इतना ही नहीं फ़ायदा होगा कि भारत को यहाँ पे एक सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी, इससे भारत और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से परचेज़ कर रहे हैं तो दोनों के जो डिफेंस वाले रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। आपको पता ना, किसी भी पर्टिकुलर देशों के अगर संबंध देखे जाते हैं तो उनमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। भाई ट्रेड का रिलेशंस, व्यापार में कैसे संबंध हैं, है ना, डिफेंस सेक्टर में कैसे संबंध हैं। तो यूएसए के साथ में डिफेंस के रिलेशंस और मजबूत हो पाएंगे हमारे। ये इसकी एक खास बात आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर MQ-9B के बारे में डिस्कशन किया। अब दूसरा यहाँ पे बात करेंगे अपाची हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बराबर में। ये जो फोटो हेलीकॉप्टर का नज़र आ रहा है ना ऊपर, यही है हमारा AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर। इसको हम अटैक हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। किसने बनाया है? अगेन यूएसए के अंदर में जो बोइंग प्रोडक्शन है वो यहाँ पर तैयार करता है। तो अपाची हेलीकॉप्टर क्या करेगा, भारत के पास में ऑलरेडी Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये रशिया से हमने परचेज़ किए थे, लेकिन ये बहुत पुराने हो चुके हैं। तो अपाची हेलीकॉप्टर इन पुराने वाले हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस कर देगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अच्छी बात दोस्तों यह है कि अपाची हेलीकॉप्टर कैसा भी वेदर हो, कैसा भी यहाँ पर मौसम हो, उस सभी मौसम में यहाँ पर आराम से ऑपरेट किया जा सकता है, आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसकी सर्वाइवेबिलिटी बैटल में बहुत ज़्यादा है, यानी बैटल में जब किसी युद्ध में जाते हैं, थोड़े बहुत अटैक्स होते हैं हेलीकॉप्टर पे, तो बड़े बड़े अटैक्स को भी यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है। ये खास बात है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर, इसमें कुछ फीचर्स ऐड करे गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे सटीक तरीके से अपने टारगेट को यहाँ पर हिट करना। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर से आप कई सारी मिसाइल छोड़ सकते हो। मिसाइल में आप देख पाओगे एयर टू एयर मिसाइल भी छोड़ सकते हो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी छोड़ सकते हो। यानी कि इस हेलीकॉप्टर से मान लो ज़मीन पर दुश्मन का टैंकर आ रहा है तो उस टैंकर को उड़ाया जा सकता है। हवा में यहाँ पर सामने से कोई और जेट आ रहा है या कोई और यहाँ पर प्लेन है तो उसको भी यहाँ पर मारा जा सकता है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है इसके अंदर में, रॉकेट्स लॉन्च करने की क्षमता है। तो ये सारी क्षमता यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर में हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चारों तरफ यहाँ पे कवर करता है। रात का सिस्टम हो, यानी अगर पूरी रात हो रही हो तो उस समय पर भी ये अच्छे से सारी चीज़ों को देखकर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है,
तो ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप देखने को मिल जाएगा जिससे हम अपने इंडियन आर्मी को, अपनी सारी इंडियन फोर्सेस को, इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकेंगे। ठीक है, यानी इंडिया के जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको मजबूत कर सकेंगे। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल का ध्यान रखना। ठीक है, तो आर्टिकल ये हो गया, लेकिन ना बैकग्राउंड डेटा थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट है ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया अपाची हेलीकॉप्टर वाला, तो उस आर्टिकल में कुछ नहीं है लेकिन उसका बैकग्राउंड डेटा इंपॉर्टेंट है। अब आप नोट्स बनाने बैठोगे तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन आपको स्टैटिक पोर्शन भी तैयार करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है ये आपको हेल्प ऐसे कर सकता है कि सारे के सारे नोट्स आपके एक जगह पर सिक्योर हो जाते हैं। उस ग्रुप में आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है दोस्तों। जो बैकग्राउंड डेटा आपको मिलता है ना यहाँ पे, उस बैकग्राउंड डेटा का पीडीएफ दिया जाता है। वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, चाहो तो आप लोग यहाँ पर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो वहाँ पर सीधा पढ़े रहने दो ग्रुप में। ठीक है, काफ़ी सारे लोग के स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, सर हमें यहाँ पर पीडीएफ स्टोर करके रखना पड़ता है, बहुत सारे कभी गुम हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, फ़ोन रीसेट करना पड़ता है, कभी कभी कई सारे इशूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस ग्रुप में सारा कॉन्टेंट सिक्योर है। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश जो आप मिल रहे हैं सारे पीडीएफ उस ग्रुप में है। चाहो तो आप किसी भी तारीख का डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में पढ़ो, पढ़ने के बाद में डिलीट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप उसको मल्टीपल टाइम डाउनलोड कर सकते हो उस ग्रुप से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप का जो एक्सेस है, इसका जो फी पेमेंट है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, दोबारा कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस 499 में उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो, सारे के सारे जो बेनिफिट्स उनको अवेल कर सकते हो। नाउ इस ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, तो सीधा व्हाट्सएप पर जाना, एक नंबर आपको दिया गया स्क्रीन पर 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, रिप्लाई में आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। लेकिन पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, वो है डेमो वीडियो का लिंक। आप पूरे डेमो वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेमो वीडियो का भी ऑप्शन है, उसको अच्छे से देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये जो इन्वेस्टमेंट है वो करना है। ठीक है, इतना अमाउंट दोस्तों आप इधर उधर कहीं पर भी खर्च कर दे होते होंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि अपने आप को आप सेटिस्फाई कर लो पहले पूरी तरह से, उसके बाद जाके आप इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, जो डेली बेसिस पे होता है, आप अचीव नहीं करवा पा रहे हो डेली बेसिस पे, आज आपने करना है और इसका टारगेट को पहुँचाना है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, अगर चाहते हो तो पर्सनली यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपा यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13.9K के आसपास फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द वहाँ पर भी 14K हो जाएंगे, आप भी मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो ना। वापस आते हैं अपने लेक्चर पर। नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये वापस से ओपन हो चुका है संडे में, यानी कल के दिन इसको रीओपन कर दिया गया। अब जो भी पूरे साल जो टूरिज्म वगैरह टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो यहाँ पर अब जा सकेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय पर यह बंद था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ में ये हमने इतने सारे राइनोज़ की फ़ोटो क्यों लगाई है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज, एक सींग वाला जो गैंडा है वो पाया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर फोटो में ये दिख रहा है ना, ये पानी में, ये एक सींग वाला गैंडा है। इसका यहाँ पर आगे देखोगे हॉर्न तो एक है, कई सारे गैंडे होते हैं जिनके 2 हॉर्न होते हैं, जैसे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे ब्लैक राइनो, इसके 2 हॉर्न्स हैं, इसके 2 हॉर्न्स हैं। लेकिन वन हॉर्न वाला राइनो इंडियन राइनो है, ये यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो अब यहाँ पर अक्टूबर के महीने में काजीरंगा नेशनल पार्क टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है, चाहे तो यहाँ पर वो टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन कर दिया गया है कल, ऐसा बोला गया। उस लाइब्रेरी का जो नाम है वो पैट्रिक डी स्ट्रेसी के नाम के ऊपर रखा गया है। अब ये पैट्रिक डी स्ट्रेसी कौन है? स्ट्रेसी वो पर्सन है जिनका जन्म होता है आंध्र प्रदेश के अंदर में ककीनाडा में, और इन्होंने यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के तौर पर सर्व किया असम के अंदर में। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था किसमें? काजीरंगा का नाम को चेंज करने में। पहले काजीरंगा गेम सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या करा, इसका नाम चेंज किया और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया 1950 में। इतना ही नहीं किया, साथ ही साथ में इन्होंने असम फॉरेस्ट स्कूल का एस्टेब्लिश किया, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत कुछ किया। तो ये जो पीडी स्ट्रेसे हैं, इन्हीं के लिए यहाँ पर एक जो लाइब्रेरी है, इन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसका भी उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी नेचर की जो नॉलेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ अपडेट्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर जो कि न्यूज़ में है। तो करेंगे क्या इन अपडेट्स का? कुछ नहीं करना,
हमें पढ़ना है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहला इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन है वो है असम। असम के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन केवल दोस्तों लोकेशन से काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। चलो आओ समझते हैं वो क्या क्या आपने पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ ध्यान रखना, असम के अंदर में ये नेशनल पार्क स्थित है। लोकेशन पूछी जाती है एग्जाम में। इस पूरे पार्क को बनाया गया था 1904 में। इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1974 में। फिर इसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2007 में। काजीरंगा को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही यूनिक था। इस वजह से 1985 में इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। ये जो पार्क है, इस पार्क को एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि कई सारी जो बर्ड्स हैं, कई सारी जो चिड़ियों की स्पीशीज़ हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स है, दुनिया भर से चिड़ियाँ उड़कर आती हैं, यहाँ पर रुकती हैं। इस वजह से इसको बर्ड इंपॉर्टेंस का एरिया भी दिया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क 4 बड़ी बड़ी जानवरों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। और वो 4 प्रजातियाँ बड़ी बड़ी जानवरों की कौन सी हैं? सबसे पहला राइनो, नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफलो, ये 4 बड़ी स्पीशीज़ है जो कि यहाँ पर स्पेशली पाई जाती हैं इस नेशनल पार्क में। नेशनल हाईवे 37 यहाँ से पास होता है। डिफ्लू नदी यहाँ पर इस पार्क से गुजरती है। उसके अलावा दोस्तों और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनो इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में हमको देखने को मिलता है। समझ गए? और दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह, सबसे सुरक्षित जगह यहाँ पर 1 हॉर्न राइनो के लिए कोई है तो वो अगेन काजीरंगा नेशनल पार्क ही है। ठीक है, तो ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो, या इसको हम लोग इंडियन राइनो भी बोलते हैं। ये राइनो की जितनी प्रजातियां हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रजातियां इंडियन राइनो ही है। और इंडियन राइनो का मतलब ये केवल भारत में पाया जाता नहीं, इंडिया के साथ साथ ऊपर पाकिस्तान, भूटान और नेपाल में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में इस राइनो को वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी खतरे में है। दोस्तों ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये आपसे पूछ लिया जाएगा 1 हॉर्न राइनो का IUCN स्टेटस क्या है, तो बता देना वल्नरेबल है। बाकी ये भी पूछा जा सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में कवर किया गया है, शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब है इस राइनो को हम हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका कोई यहाँ पर शिकार, इसकी हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी को चार्ज किया जा सकेगा। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा जो हमारा साइट्स है इसके अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि इसका जो इंटरनेशनल व्यापार वगैरह है वो भी आप आसानी से नहीं कर सकते। तो ये जो 1 हॉर्न राइनो है ना, इसकी 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन केवल भारत में पाई जाती है। स्पेशली कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और असम के अंदर में। ठीक है, WWF का डेटा है यहाँ पर। इन्होंने बोला कि असम के अंदर में, मतलब ये जो टोटल राइनो है, जैसे कि भारत, दुनिया में जितने भी राइनोज है 1 हॉर्न राइनो, इसके 85% भारत में है। और इस 85% के 91% राइनोज असम के अंदर देखने को मिलेंगे। और असम के अंदर स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क जिसकी बात हम कर रहे हैं, और पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में कुछ और टाइगर रिजर्व्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मानस टाइगर रिजर्व हो गया, ओरंग टाइगर रिजर्व हो गया, लाउखोवा रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पर भी हमको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों राइनो की आपको पता होगा 5 प्रजातियाँ होती हैं। सबसे पहली होती है ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो, दूसरा वाइट राइनो, तीसरा ब्लैक राइनो, चौथा जावन राइनो और 5वां होता है यहाँ पे सुमतन राइनो। इन 5 राइनोज की कैटेगरी को देखोगे तो इन 5 राइनो में से जो लास्ट वाला यानी सुमतन राइनो, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, प्रजाति खत्म हो चुकी है। अब इस दुनिया में ये प्रजाति नहीं पाई जाती, क्योंकि हंटिंग हुआ, शिकार हुआ, स्पेशली यहाँ पे राइनो के हॉर्न्स के लिए शिकार किया जाता है, ये खत्म हो चुके हैं। और अभी आप देख पाओगे कुछ राइनोज बहुत ही खतरे में। फॉर एग्जांपल ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में, यानी ये भी खतरे में है। वाइट राइनोज IUCN के नियर थ्रेटेंड में, यानी कि खतरे के जस्ट पास में है। ब्लैक राइनोज IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, बहुत ही ज़्यादा खतरे में। कुछ ही नंबर बचे होंगे ब्लैक राइनोज के, वो खत्म हो जाएंगे तो ये भी विलुप्त हो जाएगी प्रजाति। और इसी तरीके से जावन राइनो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो 5 के 5 राइनोज का जो IUCN स्टेटस है, बस इतना ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और स्पेशल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 5 स्पीशीज़ के बारे में ये डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है। ये हमारी एंडेंजर्ड राइनो की स्पीशीज़ है, सुमतरन राइनो, वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो और इंडियन राइनो। चलो जी आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग GS पेपर नंबर 2 से लिंक कर सकते हैं, GS पेपर नंबर 3 से लिंक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, हाँ, जहाँ पे ट्रेन चल सके, और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो कौन सा ब्रिज है? वो है चिनाब ब्रिज। और दोस्तों ये चिनाब ब्रिज कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस पुल की वजह से जो कश्मीर है वो पूरे भारत के साथ में जुड़ जाता है।
नहीं तो फिर कश्मीर के साथ में ऐसी कनेक्टिविटी हमको नहीं नज़र आती थी। लेकिन दोस्तों ये जो पुल आपको दिख रहा है ना, ये जो पुल है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जो ये रेलवे लाइन बिछाई गई है, इस रेलवे लाइन का मेन मकसद यही है कि जो हमारा कह सकते हो स्पेशली जो कश्मीर वाला रीजन है ना, इसको पूरे भारत से जोड़ा जा सके। जम्मू से जुड़ेगा और जम्मू यहाँ पर पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, तो कश्मीर को हम पूरे कन्याकुमारी से जोड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेन से भी जा सकते हो। तो बेसिकली ट्रेन वाली जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हो इसका नाम है चिनाब ब्रिज। क्यों? क्योंकि जो नीचे नदी बह रही है इसका नाम है चिनाब नदी। इससे कई गुना ज़्यादा ऊपर यहाँ पे आप देख पाओगे इस पुल को बनाया गया है। इस पुल का जो यहाँ पर पूरा का पूरा अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो एक आर्क पर टिका हुआ है। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत मोटा सा आर्क तैयार किया गया है ना, इस आर्क को बैठाया गया है। फिर इस आर्क के ऊपर से यहाँ पर ये लाइन बिछाई गई है जिस पे से सीधा यहाँ पर ट्रेन गुजर सकती है। अब इसकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, ये अगले साल से ओपन होने वाला है। आप यहाँ पर सीधा ट्रेन से कश्मीर तक जा सकोगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है भाई? ठंडियों में यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है? ठंडियों में यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है -8 से लेकर -डिग्री सेल्सियस। आप -8 से -डिग्री सेल्सियस पर पानी रख दो कि पानी बर्फ़ बन जाएगा। तो भैया इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो ट्रेन चलाई जा रही है इसमें दिक्कत यह है कि जो फ्यूल होगा लिक्विड फॉर्म में वो जम जाएगा, या जो पानी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो ट्रेन के अंदर बाथरूम और बाकी सारी चीज़ों में जो पानी प्रेजेंट होगा वो जो पानी है वो भी जम जाएगा। पानी को हम लिक्विड फॉर्म में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फ्यूल को हम लिक्विड फॉर्म में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये अगेन एक चिंता वाली बात पैदा हो जाती है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। वैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जो अब इस तरीके से जो ट्रेन की डिज़ाइनिंग की गई है वो यहाँ पर उसकी डिज़ाइनिंग को देखते हुए यहाँ पे कुछ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो पानी है वो पानी जम जाएगा भी टैंक, क्योंकि देखो जो हमारी ट्रेन होता है उसमें टैंकरों में पानी भरा होता है, वही पानी यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह में जाता है। तो अगर इतने ठंडे एरिया में जाएगी -8 डिग्री -12 डिग्री सेल्सियस में ट्रेन पहुँच गई तो वहाँ पर पानी जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। और आपको पता है जब बर्फ़ बन जाता है तो वो ज़्यादा जगह लेगा। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि जब बर्फ़ एक्सपैंड होगा तो वो उस टैंकर को ब्रेक कर दे, तो एक दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ पर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो हमारे इंजीनियर हैं, चीफ डिज़ाइन इंजीनियर हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये RCF है, रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला के अंदर में, इन्होंने यहाँ पर डबल वॉल वाला जो इंसुलेटेड वाटर टैंक है वो यहाँ पर बना दिया है। एक ऐसा टैंकर बनाया जिस पे यहाँ पर डबल वॉल इंसुलेशन नज़र आएगा, जिसमें आप 450 से लेकर 600-700 लीटर के आसपास पानी को भर सकते हो। ठीक है, इस वाटर टैंक के अंदर में कई सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होंगी। जो ये इंसुलेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, इससे दोस्तों इससे क्या होगा कि वो जो पानी है वो यहाँ पे गर्म रहेगा। गर्म नहीं मतलब ठंडा रहेगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जमेगा नहीं। यानी कि पानी का जो टेम्परेचर है वो माइनस में नहीं पहुँचने देंगे। पानी का टेम्परेचर केवल कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ऐसा मेंटेन हो जाएगा कि वो लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रहेगा, बर्फ़ नहीं बनने देंगे। इस प्रकार की यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। इस प्रकार के जो इनोवेशंस है वो यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। और यहाँ पे इस जो RCF है, रेल कोच फैक्ट्री, इन्होंने कुछ इनोवेशंस को बोरो किया है, इधर उधर से उधार लिया है, नए नए कुछ तकनीकें, जिसमें यहाँ पर मेन फोकस ये भी है कि हम लोग क्या करेंगे, जो ये पानी जम जा रहा है ना सप्लाई पाइपलाइंस के अंदर में, क्योंकि पाइपलाइन से जो पानी सप्लाई होगा भाई वहाँ पे जम जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हीटेड पाइपलाइन का यूज़ करेंगे, गर्म पाइपलाइन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि इंसुलेशन से कवर होगी, जिसके माध्यम से जो टेम्परेचर है वो माइनस में नहीं पहुँचेगा, 8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। यानी कि पानी तो ठंडा होगा लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में मेंटेन हो जाएगा, उससे बर्फ़ नहीं बनने देंगे। ठीक है, और ये काम हम 20 से 22 घंटे तक ये काम कर सकते हैं, लगातार इतना चीज़ें मेंटेन रह सकती है ट्रेन के अंदर में। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी इस चेनाब ब्रिज से। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम आपको बताया, सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी आपको यहाँ पर समझाया गया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं चेनाब ब्रिज के बारे में। आखिरकार जो ये पुल है वो क्या है, कैसे इसको तैयार किया गया है, चेनाब नदी के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिवर्स को लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं चेनाब ब्रिज के बारे में। चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने का काम करता है। इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था मार्च 2002 में। ये जो पुल दोस्तों आपको दिख रहा है ना, ये लगभग 1315 मीटर लंबा पुल है। और इसकी हाइट अगर देखेंगे तो नीचे जो नदी बहती है इसके, चेनाब नदी, उस नदी से ऊपर अगर इसकी हाइट देखोगे तो लगभग 359 मीटर्स आपको देखने को मिलेगा।
यानी नदी के बेड से 359 मीटर्स ऊपर यहाँ पर इस पुल की हाइट है। जो आईफिल टावर है पेरिस के अंदर में, उससे भी ऊंचा इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पूरे के पूरे एक स्टील के आर्क पर टिका हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। और इसका जो मजबूती है वो पूरी तरह से टेस्ट की जा चुकी है। और इसकी मजबूती में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, क्योंकि दोस्तों इतनी ऊपर पुल हो पाना थोड़ा रिस्की नहीं होगा, इस पर से ट्रेन भी गुजरेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती। नहीं, देखो इस पुल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर इतनी ऊंचाई पर मान लो स्पीड में हवा चल गई, इतनी स्पीड की लगभग हवा की स्पीड ऐसा हो 266 किलोमीटर पर आवर, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी अगर हवा चल जाए तो वो यहाँ पर इस पुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और केवल इतना ही नहीं, इस पुल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि यहाँ पे भूकंप आ जाए, मान लो जोन 5 वाला हाई इंटेंसिटी का, सबसे हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ जाए, तो भी यहाँ पर इस पुल को कुछ नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर इसको रेडी किया गया है, ठीक है। प्लस जो स्टील यूज़ करी गई है, इस स्टील के बॉक्सेस के अंदर में स्टील के बॉक्सेस यूज़ करे गए हैं, उन बॉक्स में कंक्रीट भरी गई है। कंक्रीट भरने के बाद में उस स्टील की जो मजबूती है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो लंबे समय तक टिका रहने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो पूरा ब्रिज है इसका नाम है चिनाब ब्रिज। क्यों? क्योंकि चिनाब नदी के ऊपर है। तो चिनाब नदी के बारे में कुछ बेसिक डेटा पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, ऊपर पहाड़ियों से यहाँ पर ये निकल कर आती है। ये जो नदी है ये दो नदियाँ जुड़कर बनती हैं, ठीक है। द रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, यानी कि चिनाब नदी जो यहाँ से, सपोज चिनाब नदी यहाँ से बनकर निकल रही है, तो कैसे बन रही है? जब यहाँ पर आके दो नदियाँ मिल जाती हैं। और वो दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक है चंद्रा, एक है भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा ये दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? टांडी में मिलती हैं। टांडी कहाँ पर है? टांडी है बेसिकली यहाँ पर उस लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पर, केलोंग में। तो दो नदियाँ मिल रही हैं, और तीसरी जो यहाँ पर बनकर निकल रही है विद दो नदियों से, उसका नाम यहाँ पर हम चेनाब देते हैं। अब यहाँ पे दो नदियाँ कौन कौन सी थी? एक थी भागी, भागी निकल कर आती है सूर्यताल लेक से, और चंद्रा यहाँ पर निकल कर आती है पहाड़ों से, ठीक है, ग्लेशियर से निकल कर आती है, ठीक है, चंद्रताल के पास के रीजन से ही। तो ये दोनों नदियाँ मिलाकर क्या बनाती हैं? चेनाब नदी को बनाती हैं। फिर चेनाब नदी यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन से बहती है, और बहते हुए यहाँ पर पंजाब, ठीक है, जो है पाकिस्तान वाला जो रीजन है बेसिकली वहाँ से गुजरती है। और पाकिस्तान में गुजरने के बाद में जो पाकिस्तान में इंडस नदी जो बहती है ना दोस्तों, इंडस नदी भी भारत से ही जाती है, और गुजरने के बाद में यहाँ पर वो पाकिस्तान से बहती हुई सीधा अरेबियन सी में गुजर जाती है, ठीक है। मैं आपको चलो मैप दिखा देता हूँ। अब यार हम ये पढ़ते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने सोचा कि आप समझ जाओगे, वैसे समझ जाओगे, समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको चिनाब नदी ये देखने को मिलेगी, दो नदियाँ मिलकर चिनाब नदी बनी, इस तरीके से यहाँ पर बहकर निकली, ये पहुँची पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में यहाँ पर ये चिनाब नदी ये देख पाओगे जा रही है, और सीधा जाके ये इंडस नदी, ये जो बड़ी वाली नदी दिख रही है इंडस है, इसमें जाकर मिल जाती है। और मिलने के बाद में ये सीधा नीचे जाकर अरेबियन सी में, अरब सागर के अंदर में गिर जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये जो लोकेशन है वो अच्छे से पता चल चुकी है। दोस्तों चेनाब नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के नाम ध्यान रख सकते हो, जैसे एक रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसके अलावा सलाल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दौल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसके अलावा पकल दौल डैम, ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन काम आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस नदी के ऊपर में यहाँ पर बनाए गए हैं। कभी कभी प्रोजेक्ट्स पूछ ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के कई सारे हाइड्रो डैम को लेकर पहले भी यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं। चलो आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, लेकिन अभी एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हमारा एक और आर्टिकल रह जा रहा है, वो है सोलर एक्लिप्स को लेकर। तो आज के न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो दिया गया है, ये फ़ोटो आप देख पाओगे। वैसे आपको पता है सूर्य ग्रहण लगना था, लेकिन वो इंडिया में नहीं लगना था, वो कहीं और से दिखाई देता। कहाँ से? यूएस से दिखाई देता, जो कि दिखाई दे चुका है। तो फुल एनुलर सोलर एक्लिप्स दोस्तों, ये कौन सा एक्लिप्स है ध्यान रखना, एनुलर सोलर एक्लिप्स, ठीक है। एनुलर सोलर एक्लिप्स क्या होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है, पार्शल क्या होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये सूर्य ग्रहण लगता कैसे है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एनुलर सोलर एक्लिप्स है ये कहाँ से दिखाई पड़ा है? यूएस के अंदर में जो उताह है वहाँ पर वैली ऑफ गॉड नाम की एक जगह है, वहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा ग्रहण दिखाई दिया है। ये जो ग्रहण है ये कैसे लगता है ये आप देख पा रहे हो। ग्रहण में समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। ये जो आपको रिंग आपको दिख रही है दोस्तों, ये ऑरेंज कलर की रिंग दिख रही है, यही हमारा सन है, ये सूर्य है। अब सूर्य के बीच में ये ब्लैक ब्लैक क्या है? सूर्य के बीच में जो ये ब्लैक है ये एग्जैक्टली हमारा मून है, ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, सपोज हम पृथ्वी पे से देख रहे हैं, तो पृथ्वी पे से देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर सूर्य को चंद्रमा ने ढक दिया है। तो आपको ये सिंपल सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तब जाकर यहाँ पर और हमारे सूर्य को ढक दे, तब इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य पर एक ग्रहण लग गया,
ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो। आओ सोलर एक्लिप्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, अगर एग्जामिनेशन में कुछ बना तो आप आराम से उसको हैंडल कर सको। तो यहाँ पे शुरू करते हैं सोलर एक्लिप्स के प्रकार से। सोलर एक्लिप्स होता क्या है ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। प्रकार की बात करेंगे तो पहला प्रकार होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स का मतलब जब पूरा चंद्रमा पूरे के पूरे सूर्य को ढक दे, सूर्य की बस खाली लास्ट वाली जो कोरोना वाली लेयर है बस खाली वो विजिबल होगी, अदरवाइज सब ढक जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पर फोटो सबसे बेस्ट है जिसमें आपको सभी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। तो टोटल सोलर एक्लिप्स में दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर क्या सिनेरियो है, पीछे जो आपको लाइट दिख रही है ना बाहर, ये जो लाइट दिख रही है ये कोरोना है, किसका, सन का कोरोना। जो लाइट है बाहर वाली इसको कोरोना बोलते हैं, यानी सन पूरा ढक चुका है, बस कोरोना कोरोना दिख रहा है। यानी कि टोटल पूरी तरह से यहाँ पर मून ने कंप्लीटली जो सन की किरणें हैं उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तो ये क्या कहलाता है, टोटल सोलर एक्लिप्स। फिर होता है एनुलर। एनुलर जो कि अभी यहाँ पर दिखाई पड़ा अमेरिका में। तो एनुलर सोलर एक्लिप्स में जो हमारा चंद्रमा है वो पूरे सूर्य को नहीं ढकता, इसकी तरह यहाँ पे सूर्य की एक छोटी सी जो रिंग है, पतली सी जो रिंग है किनारे किनारे वो दिखाई देती है। तो मून वैसे यहाँ पे देख पाओगे कहीं ना कहीं जो ये हमारा चंद्रमा है ना वो सूर्य को ढक तो दे रहा है, बीच में आ जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी जो आउटर रिंग है सूर्य की वो आपको यहाँ पर दिख रही है ऑरेंज कलर की, समझ गए, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो ये कौन सा एक्लिप्स है, ये एनुलर सोलर एक्लिप्स जो अभी दिखाई पड़ा है। एक होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अब कहोगे यहाँ पर चंद्रमा कहाँ है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्रमा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये है चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ पर सूर्य को पूरा नहीं ढक रहा है, केवल आधा, पार्शियल, बिल्कुल आधा ढक रहा है, आधा सन का हिस्सा कवर हो रहा है। तो ये कहलाता है यहाँ पर पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, आई होप आपको तीनों के बीच का जो ये डिफरेंस है वो समझ में आ चुका है। सोलर एक्लिप्स क्या होता है ये भी आप समझ गए। ये तीनों कैटेगरीज क्या होती है, एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में यहाँ पर अलग अलग का मिक्सचर होता है। ये एक रेयर फॉर्म होती है जो कि यहाँ पर कभी एनुलर से कह सकते हो टोटल में बदल जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक मिक्सचर होता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सोलर एक्लिप्स को लेकर जो सारी बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता चल चुके हैं। टोटल, एनुलर और ये साथ ही साथ में पार्शियल क्या होता है आपसे पूछा जाएगा। रिंग ऑफ फायर वाला कौन सा है, तो रिंग ऑफ फायर वाला एनुलर सोलर एक्लिप्स है, वो भी आपको ध्यान में रखना है जब साइड में एक रिंग बन जाती है। तो इसके बारे में जो लिखित में अगर कुछ चाहिए तो वो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, चलो आते हैं उसके बाद में हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज हमारे पास में न्यूज़पेपर के अंदर दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और दोनों कुछ खास हैं। जैसे ये वाला एडिटोरियल बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल के अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाओगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में कि जो पानी है वो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का मेंस का क्वेश्चन दोस्तों इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। बस करना क्या है, अपने कान खोलकर यार ध्यान से अच्छे से सारी चीज़ों को सुनना है। यहाँ पर 3 राइटर हैं और तीनों राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले राइटर हैं ताकुई हागिवारा। ये कौन है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, FAO के रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में। उसके अलावा उलाक डेमिराग, ये यहाँ पर कह सकते हो कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिर एलिजाबेथ फॉरे, ये रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्री डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो तीनों के यहाँ पर बाहर के लोग अलग अलग यहाँ पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर में एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को लिखा। आओ समझते हैं इनके क्या है कहने। बस ध्यान से सुनते हुए चलना, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस पूरे एडिटोरियल को लिखा क्यों गया, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो होगा। कारण यह है कि भाई आज 16 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर है तो क्या हो गया, 16 अक्टूबर को दोस्तों हर साल हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड फूड डे अब की बार 2023 का 16 अक्टूबर का जो है इसका थीम क्या है, इसका जो विषय है वो है वाटर इज़ लाइफ एंड वाटर इज़ फूड। पानी ही हमारा जीवन है और पानी यहाँ पर खाना है। और इसीलिए यहाँ पर जो वाटर है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, इसका प्रॉपर सटीक यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो आज के समय पर नहीं हो पा रहा है। कहीं पर पानी का मैनेजमेंट बहुत ही गंदा है, जिसकी वजह से वाटर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में लोग फेस कर रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे यहाँ पर जो वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, वो कई सारे रीजन्स में हमको देखने को मिल चुकी है। और जबकि यहाँ पर थीम है वाटर इज़ लाइफ और वाटर इज़ फूड। तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर सारा का सारा जो ये डिटेल्स हैं वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन कर रखी हैं। तो हमारे राइटर साहब यहाँ पर ये बोलते हैं
कि देखो पानी की अवेलेबिलिटी होना, कहीं पर पानी प्रॉपर अवेलेबल है, कहीं पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये जो सिचुएशन है ना, ये कहीं ना कहीं जिस एरिया में पानी कम है उन लोगों के लिए बहुत ही बदतर सिचुएशन है। लंबी लंबी लाइन लगाकर थोड़ा बहुत उनको पानी मिल पा रहा है। जो ये कंट्रीज़ हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जो कि पानी से संबंधित बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। कहीं पर पूरा सूखा पड़ा हुआ है और कहीं पर यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ आपको देखने को मिलेगी। बिना सीज़न की बारिश हो रही है, जिसके चक्कर में यहाँ पर कई सारी जगह पर बाढ़ आ गई है। ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों, हम लोगों ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हैं। हमारे पास में टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि हम सभी देशों को 2030 तक अचीव कर रहे हैं। भाई 2023 में तो हम पहुंच गए और अभी 7 साल और रह गए, तो 7 साल और बाकी हैं अभी इन गोल्स को अचीव करने में। लेकिन यहाँ पर ये गोल का हम आसपास भी नहीं हैं। और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी यहाँ पर वाटर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है, सेफ वाटर ड्रिंकिंग के ऊपर फोकस किया गया है। और हम यहाँ पर वाटर का मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हो गई, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, ये हमारी यूनाइटेड नेशन की सारी एजेंसियाँ हैं जिसके ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों ही एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा जोर दिया है। क्या जोर मारा है? ये जोर मारा है कि हम सभी को साथ में आने की ज़रूरत है। हम सबको नए इनोवेटिव और एक कोलैबोरेटिव अप्रोचेस की ज़रूरत है। यानी साथ में आके कोलैबोरेशन करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? पानी का जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, पानी को हमें बचाना पड़ेगा। ठीक है। जो पानी का रिसोर्सेस है कई सारी जगह पर बहुत ही ज़्यादा कम है और कई सारी जगह पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पर पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ पर नहीं अवेलेबल है वहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं पानी की वजह से। और ऐसा है रियलिटी में, आपने देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंटेन करना, कई सारी जगह पर जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल करवाना, और जहाँ पर है वहाँ का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। ये बात यहाँ पर इन सभी राइटर ने मेंशन की। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर राइटर ने एक और चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है दोस्तों, ये एक मानव के जीवन को हर तरीके से अफेक्ट कर सकती है, हर तरीके से असर कर सकती है। भाई केवल यहाँ पर जो ये पानी है वो आपको जीवित रखने के लिए है, मतलब आपको प्यास लगी आपने पानी पी लिया, बस केवल इसके लिए है? ये जो खाना आपके पास में आ रहा है, जो फूड आ रहा है, आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसके पीछे की भी तो यहाँ पर पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। कैसे? भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में, खेती बाड़ी में जो भी यहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं उन फसलों में यहाँ पर पानी लग रहा है, एक इरिगेशन हो रहा है। उस सिंचाई में जो पानी उस फसल को मिला है उसकी वजह से वो फसल उगी है, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन आपको मिला है। तो इसी वजह से यहाँ पर वाटर इज़ लाइफ और वाटर इज़ फूड भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 60%, कितनी 60% जो इंडिया की एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो डायरेक्टली बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। और उस बारिश की वजह से हमारी मिट्टी को नमी मिलती है और वो नमी वाली मिट्टी हमें अच्छी फसल देती है, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को मेंटेन कर सकें। नहीं तो फिर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है हमारे प्रदूषण करने की वजह से, इसकी वजह से सीधा सीधा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। भाई गर्मी बढ़ने की वजह से मिट्टी के अंदर नमी खत्म हो रही है, मिट्टी और ज़्यादा बेकार हो रही है। तो इसके लिए हमें अर्जेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना शुरू करें, जिससे हम बारिश के पानी को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें, बिल्कुल वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, अच्छी तरीके से उपयोग करने के बाद में हमें अच्छी फसल मिले, जिससे अच्छा खाना, अच्छा जो फसल का उत्पादन होगा तो अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, और इससे यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी है देश भर में, यानी सस्ते दाम में लोगों की थाली तक खाना पहुँचा सकेंगे हम। और इसके बदले में राइटर ने ये भी मेंशन किया कि भैया जो इरीगेटेड एग्रीकल्चर है, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, है ना, पानी से सिंचाई कर रहे हैं। तो इस पूरे इरीगेटेड एग्रीकल्चर को देखोगे तो लगभग यहाँ पर ना कई सारी जगह पर ऐसा है कि पानी का कोई संविधान कह सकते हो साधन नहीं है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर पानी प्रेजेंट है। और ग्राउंड वाटर को निकालने के जो तरीके हैं दोस्तों, जो टेक्निक्स हैं, वो कई सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। और आजकल हो क्या रहा है, ग्राउंड वाटर को इतना तेज़ी से निकाला जा रहा है कि ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, पानी का जो स्तर है, जो टेबल है, वो भी यहाँ पर तेज़ी से कम हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर सीधा क्या होगा, भाई अभी तो आप निकाल रहे हो, अभी प्रेजेंट है, एक समय बाद आपको मिलेगा नहीं, तब तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर पड़ेगा ना। तो आपने ध्यान में रखना होगा कि जो आप इरीगेशन, जो सिंचाई कर रहे हो, उसमें भी आप कुछ नई टेक्निक्स का अपनाया,
जैसे अभी यहाँ पर क्या होता है भाई, सीधा सीधा पानी छोड़ दिया जाता है खेतों के अंदर में, पानी भरता रहता है, उसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। सिंचाई में हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई में पानी का अच्छी तरीके से उपयोग, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन आ रहा है भाई, केवल जितना जितना पानी फसलों को चाहिए होता है उतना बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स आ चुकी हैं, लेकिन हम उन टेक्निक्स के अपनाने में अभी बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देरी चल रही है। समझ गए। अब राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, यानी पानी और फसल का आपस में इंटर रिलेशन कितना बड़ा है। इन्होंने ये बोला भाई दशकों हो चुके हैं वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, पानी पल्यूटेड हो चुका है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता चले जा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स है भाई, बड़े बड़े जो फार्मर्स है वो सारी चीज़ों को झेल जाएंगे, लेकिन जो हमारे छोटे फार्मर्स, और दुनिया में 80% छोटे फार्मर्स जिनके पास में थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसी के ऊपर वो सारा का सारा जो अपना प्रोडक्शन है वो करना है। और दोस्तों यहाँ पे छोटे फार्मर्स के पास में कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर पैसों का सपोर्ट नहीं है ना, तो इस चक्कर में वो सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रोडक्शन के लेवल को वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे आने वाले समय पर। बड़े फार्मर्स तो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पर ये जो वेदर इवेंट्स हैं वो हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया। इस क्लाइमेट चेंज ने कहीं ना कहीं हमारा जो पानी की अवेलेबिलिटी है, जैसा पानी पहले के समय पर अवेलेबल हुआ करता था वैसा अब नहीं है, अब काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। और पानी जितना कम अवेलेबल होता चले जाएगा, जिस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, धीरे धीरे फसलों की प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। और इसको लेकर सरकारी डेटा ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर पीछे आपको ये डेटा दिख रहा है, इस जो पॉइंट लिखे हुए ना इसके पीछे ये डेटा प्रेजेंट है, मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे बताने से काम चलेगा। चलो यार देख लो, ये जो डेटा है यहाँ पर ये प्रेजेंट आपको नज़र आएगा। क्या डेटा है, सरकार ने यहाँ पर एक डेटा ये दिया है कि भैया 2050 तक और 2080 तक, यहाँ पर ये जो साल आने वाले हैं इनमें आप देखना, इनमें ये होगा जो चावल की खेती है भारत के अंदर में, ये 2050 तक 20% से कम हो जाएगी। पानी आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हो, पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है फसल के ऊपर असर पड़ेगा, सीधी बात है। तो चावल का उत्पादन 20% कम हो जाएगा 2050 तक, और 2080 तक ये चावल का उत्पादन 47% कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। आप इमेजिन करो 47%, क्या घातक सिनेरियो होगा। और उसके बाद यहाँ पर 2050 तक यहाँ पर आप कह सकते हो, ये तो हमने बात की चावल की, ठीक है, इरिगेटेड राइस की बात की। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है गेहूं की, तो गेहूं भी यहाँ पर 2050 तक 19.3% से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 2080 तक यानी 2080 तक 40% से रिड्यूस हो जाएगा। और इतने ही नहीं, खारीफ फसलों में जो हमारी मेज़ है, मेज़ भी डिक्लाइन हो सकती है 18% से लेकर 23% के आसपास। जो फसलें हैं इनका प्रोडक्शन बहुत कम होगा आने वाले समय पर। रीज़न, पानी का मैनेजमेंट प्रॉपर ना करना। आज पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आगे उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम एक्शन ले रहे हैं आज के समय पर, उसका रिएक्शन हमको मिलेगा आने वाले समय पर। ये सही बात है, हकीकत चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर आज के समय से जी रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर है उसको यहाँ पर सिक्योर नहीं किया जा रहा है। फिर उसी के बाद यहाँ पे बोला गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कुछ और भी फोरकास्टिंग की हैं, कुछ और यहाँ पर आगे का जो डिटेलिंग्स है, फ्यूचर डिटेलिंग्स है वो निकाली हैं, जिसमें यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय पर अगर हम पानी का मैनेजमेंट ना कर पाए सही से, तो फूड इनसिक्योरिटी होना तय है। लोगों को, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खाना टाइम पर मिल ही नहीं पाएगा, या खाना मिला तो न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पाएगा। समझ गए। तो इसके लिए राइटर ने यहाँ पर अब क्या मेंशन किया, राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर अपने आप को भी हमें बदलाव करना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है एक ट्रांसफॉर्मेशन को। भाई जो एग्रीकल्चर सिस्टम है हमारा, अभी यहाँ पर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको हम रोक पा नहीं पा रहे हैं, है ना, कहाँ रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे, लगातार पोल्यूशन हो रहा है। तो इसके हिसाब से हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का एक प्रोग्राम है फार्मर वाटर स्कूल प्रोग्राम, जो कि छोटे छोटे फार्मर्स की मदद कर रहा है वाटर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाने में। और उसी समय पर आंध्र प्रदेश का एक प्रोग्राम है फार्म मैनेज्ड ग्राउंड वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर इस प्रकार से कई सारे और प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पे हेल्प करता है, जो खासकर सूखे पड़े हुए एरिया हैं, सूखे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर वो उनको हेल्प करता है। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपनी रणनीतियों को लेकर चल रहे हैं। तो हमें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने नए नए टारगेट्स, अपनी रणनीतियाँ, अपने जो प्रोग्राम्स है वो लेकर चलने पड़ेंगे। और इसके लिए केवल प्रोग्राम बना देना टारगेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। आपको निवेश करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट हमें अपनी मिट्टी की हेल्थ को बचाए रखने के लिए,
पानी के रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए, क्योंकि जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो कम लगेंगे, है ना, पानी की यहाँ पर खपत कम होगी, नई टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को अडॉप्ट करना आज के समय पर हमारे लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, नागालैंड, मिजोरम के अंदर में। इन सभी जगह पर ना दोस्तों क्लाइमेट से लड़ते हुए, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उसके हिसाब से लोगों ने अपने जो फसल की बीज जो होती है, जो सीड्स होते हैं, उसके अंदर में कुछ चेंज करने की कोशिश की है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मिलेट्स हैं, अब मिलेट्स में आपका बाजरा, रागी, जोवर, ये सारी चीज़ आती हैं। हम इसको इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे थे, अब इस साल थोड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर मिला है इसको। और अभी दोस्तों ये भी है कि जैसे कई सारे एरिया में सूखा पड़ जाता है, कई सारे एरिया में मतलब पानी की बिल्कुल मतलब कह सकते हो पानी मिलेगा नहीं, वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, तो उस एरिया में फसल लगा पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जैसे मिलेट्स हैं, जो ये बाजरा, रागी, जोवर जैसी चीज़ें हैं, ये उस सूखे को भी मात दे सकती हैं, उस कंडीशन में भी, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशन में भी ग्रो कर सकती हैं। तो हमें इस तरीके से पैटर्न को अपनाना पड़ेगा, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहाँ पे अलग फसल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पूरी एक रणनीति सेट करनी पड़ेगी। इसी रणनीति के बेसिस पर देश भर में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज अगर हो भी रहा है तो उसका नुकसान ज़्यादा फूड सिक्योरिटी के ऊपर ना पड़े, लोगों तक जो खाना है वो टाइम पर प्रॉपरली पहुँच सके। समझ गए? अब उसके लिए हमें और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, ये राइटर ने मेंशन किया है। उसके लिए यहाँ पे देखो, दुनिया भर में अगर आपको अच्छा खाना पहुँचाना है, अच्छा न्यूट्रिशन पहुँचा रहा है, तो एक बहुत मजबूत निवेश होना चाहिए, बहुत मजबूत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मजबूत पॉलिसीज़, नीतियाँ होनी चाहिए, मजबूत टेक्नोलॉजीज़ होना चाहिए जो फार्मर्स को हम प्रोवाइड करवा सकें अपने दम पर, और वो जो फार्मर्स है फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, है ना। क्लाइमेट चेंज के जितने भी ये शॉक्स हैं वो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं आराम से अडॉप्ट कर सकें और उसके बदले में एक नया और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम को यहाँ पर बना सकें। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मजबूत करना है तो उसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस इन्वेस्टमेंट में अकेले केवल काम नहीं होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ही होंगे, सभी को यहाँ पर साथ में आना पड़ेगा। वो चीज़ें यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। काफ़ी लंबा चौड़ा ट्यूटोरियल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। अब आपने जो भी चीज़ें सुनी हैं, जो भी चीज़ें समझी हैं इस पूरे ट्यूटोरियल से, उसको यहाँ पर लिखने के लिए, यानी कि 250 शब्दों में लिखने का एक समय आ चुका है। जितना भी आपने सुना है, देखते हैं आपने कितने अच्छे से यहाँ पर इस आंसर को लिख पाते हो। तो आज का मेंस का क्वेश्चन हमारा इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू एड्रेस इम्पेंडिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, एक्सप्लेन। मतलब कि एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट होना, ठीक है, एक अच्छा सा जल प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें अगर अपने देश में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, यानी कि खाने को लेकर और पोषण को लेकर जो खतरे हैं उसको यहाँ पर निपटाना है, तो उसके लिए अच्छे पानी की सुविधा होनी ज़रूरी है। अगर हमें इन खतरों से निपटना है तो इसमें आप क्या सोचते हो, इसको बहुत डिटेल से लिखना है। 250 शब्दों में आपने बस केवल आंसर लिखना है। आप बढ़िया सा यहाँ पर एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ। तो हिंदी में यहाँ पर आपसे कहा जाता है, खाद्य और पोषण सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सतत जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डिटेल से समझाइए। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर इसको सबमिट करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पर जाकर सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है, आप उसको आराम से विजिट कर सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अब दोस्तों अगला एडिटोरियल जो है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है। अब कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर राइटर आपको देख रहे होंगे चिन्मया आर गारेखान, ये एक फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम कर चुके हैं। इनका कहना है क्या है कि इजराइल और हमास का जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा का पूरा वॉर हमको देखने को मिल जाता है, ये वॉर थोड़ा सा बेकार हो गया। बेकार मतलब इससे आम नागरिकों की जान जा रही है, और वो ऑर्डिनरी पीपल जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी जान जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ खास चीज़ें नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला था वैसे मैं आज इजराइल और पैलेस्टीन का जो एक पूरा का पूरा वॉर है,
जो लंबे समय से यहाँ पर युद्ध चला है, इनके जो संबंध हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, इसका इतिहास और सब कुछ लेकर आने वाला था, उस पर अभी थोड़ा काम चल रहा है। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर कल नहीं तो यहाँ पे परसों आपको इजराइल और पैलेस्टीन का एक कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लीट मतलब पूरी डेटलाइन के साथ, टाइमलाइन के साथ में एग्जैक्टली कहाँ से क्या चीज़ें शुरू होती हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर एक डिटेल वे में प्रोवाइड करवाऊंगा विद प्रॉपर नोट्स। ठीक है, तो उसके लिए वेट करो। ऐसे आर्टिकल पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एट द लास्ट यहाँ पर इस आर्टिकल का निचोड़ कुछ नहीं निकल कर आएगा। बस लास्ट में यहाँ पर राइटर का एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू तो जान रहे हैं भाई, क्योंकि इन्होंने लिखा है, और वो जो मैं आपको डेटा दूंगा वो थोड़ा सा यहाँ पर फैक्चुअल डेटा होगा, जिसके बेसिस पर आप मतलब ठोक कर बात कर सकते हो। यहाँ पर ये जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी और पर्सन का, वो आपसे अलग भी हो सकता है। फिलहाल मैटर क्या मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमास ने यहाँ पर सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 को अटैक करना शुरू किया इसराइल के ऊपर, हज़ारों रॉकेट्स बरसा दिए, और उस हज़ारों रॉकेट के बदले में यहाँ पर इसराइल ने फिर से रॉकेट बरसा दिए हमास के ऊपर में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसराइल की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस यूनिट है, इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो मोसाद भी फेल हो गई भाई, क्योंकि हमास तो लंबे समय से प्लान कर रहा होगा ना, एक साथ 5000 रॉकेट दागना इसराइल के ऊपर इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पर एक पूरा प्लान चला होगा, तो उस प्लान का पता लगाने में जो मोसाद है वो फेल हुआ, यूएस फेल हुआ। तो इसके तौर पर यहाँ पे देखोगे तो कई सारे जो लोग हैं ना, इनोसेंट पीपल है, वो यहाँ पर मारे गए। और हमास यहाँ पर देखो, हमास जो कर रहा है, अब हमास के जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि यार हमास ने बढ़िया किया है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट यह है कि इजराइल जो कर रहा है, इजराइल के सपोर्टर है वो इजराइल कह रहे हैं कि ये बढ़िया किया है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हमास की हरकत थी, जो ये 1000 रॉकेट दागे गए, उसके बाद यहाँ पर इजराइल ने जो अटैक किया, इससे यहाँ पर दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं, ऐसा ये दोनों सोच रहे हैं। हमास यहाँ पे सोच रहा है कि मैं अब इजराइल को ख़त्म कर दूंगा, हटा दूंगा मैप से। इजराइल यही बात सोच रहा है गाज़ा पट्टी के लिए कि हमास को हम ख़त्म कर देंगे, और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम लोगों का। ये राइटर का कहना है कि भाई आप लड़ रहे हो ठीक है, लेकिन जो ये आम नागरिक हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, हज़ारों लोग की जो जान जा रही है, हज़ारों लोग जो घायल पड़े हुए हैं, छोटे बच्चे, औरतें, उसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ में जो ये मेल हैं, वेमेन हैं, सभी के सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इनोसेंट पीपल है वो मारे गए। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि गाज़ा पट्टी एक समय पर इजराइल के हाथ में ही थी, इजराइल ने यहाँ पर छोड़ दिया, हमास आया, हमास ने यहाँ पर रूल करना शुरू किया। अब यहाँ पे हमास जो है वो ये चाहता है कि इजराइल पैलेस्टीनियन की जगह वापस कर दे। हमास का कहना यह है कि हम यहाँ पर इजराइल को हटाना चाहते हैं, मेडिटेरियन सी में इजराइल को यहाँ पर दफना देंगे और हम यहाँ पर इजराइल को मैप से ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमास है वो यहाँ पर सोचता है। और फैक्ट यहाँ पर दोस्तों ये भी है कि कई सारे पैलेस्टीनियन सिविलियंस की जान गई है, पैलेस्टीन के अंदर जो नागरिक थे उनकी जान गई है इस पूरे के पूरे अटैक में। हमास उससे यहाँ पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल में भी कई सारे लोग की जान गई है। ठीक है, हमास को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। उनका तो कहना यह है कि भाई जिनकी जान गई उनको हम शहीद डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा यहाँ पर उनका कहना है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आम नागरिकों को खा रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे भी हमास के लिए क्रिएट हो जाती है कि हमास ने या फिर इन्होंने सोचा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर पैलेस्टीन के सपोर्ट में आएंगी, बट ऐसा कोई सपोर्ट हमको नज़र आया नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। इन कंट्रीज़ का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिला। यूएई तो यहाँ पर हमास के खिलाफ ही जा चुका है, यूएई का सपोर्ट इजराइल को देखने को मिला। लेकिन गाज़ा पट्टी के आसपास की जो कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, फॉर एग्जांपल इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, यहाँ पे थोड़े बहुत सपोर्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं पैलेस्टीन को लेकर। अब दोस्तों पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर यह है कि दोनों साइड पे कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और अभी यहाँ पर इजराइल ने पूरा ऑपरेशन जारी कर दिया। इजराइल का कहना यह है कि मैं गाज़ा पट्टी से हमास को पूरा का पूरा साफ़ कर दूंगा, और इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन जारी किया गया। और मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सारी डिटेल आपको शेयर कर चुका हूँ। टैंकर्स जा रहे हैं इजराइल में, सॉरी गाज़ा पट्टी में। अब दोस्तों इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? इससे और ज़्यादा आम नागरिकों की जान गई जाएगी, और ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, कैजुअलिटीज़ और ज़्यादा होंगी। लेकिन ये दोनों के दोनों अपना गोल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये राइटर का कहना है। भाई ये जो वॉर है इसको कॉम्प्रोमाइज़ से रोका जा सकता है, लेकिन जो ये कैजुअलिटीज़ की जा रही हैं केवल अपने गोल को पूरा करने के लिए, वो गोल कभी पूरा नहीं होगा। गोल क्या है? हमास का जो गाज़ा पट्टी को रूल कर रहा है उसका गोल है यहाँ पर इजराइल को हटा देना, पैलेस्टीनियंस को जगह देना, इजराइल को पूरा साफ कर देना। लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल है। इजराइल कहीं ना कहीं पूरे अरब नेशन में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के तौर पर आज के समय पर स्टैंड करता है। तो इजराइल को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल। नुकसान भले ही आपने आज पहुंचाया, लेकिन उसके बदले में इजराइल आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी यहाँ पे आपने देखा।
तो ये हमास का गोल कभी अचीव नहीं हो सकता। इजराइल अगर चाहता है यहाँ पर हमास को पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि इजराइल का मेन टारगेट यह है कि हमास का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है गाज़ा पट्टी से वो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन हमास की जो आइडियोलॉजी है ये समाप्त नहीं हो सकती। अभी भी कई सारे लोग यहाँ पर फैले पड़े हैं, वेस्ट बैंक में फैले पड़े हैं, हमास के कई सारे लोग हैं, तो उसको ख़त्म कर पाना, जड़ से मिटा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो दोनों के गोल्स यहाँ पर जो है ऐसे हैं कि इम्पॉसिबल है उनको यहाँ पर अचीव कर पाना, लेकिन उसको ये पाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपस में जंगें कर रहे हैं, और उस जंग की वजह से यहाँ के सिविलियंस, आम सिविलियंस और इजराइल के जो आम सिविलियंस हैं उनकी यहाँ पर जाने जा रही हैं, उनको यहाँ पे छोड़कर निकलना पड़ रहा है ये सारे एरियाज़ के अंदर में, उनके घर वालों की जाने जा रही हैं। तो इसकी वजह यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ करके मैटर को सेटल क्यों ना किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन किया गया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन एग्जाम के लिए जैसे मैंने बोला कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ना है थोड़ा सा वेट करो यार, थोड़ा सा वेट कर ले करो। अगर मैं वेट करवा के कुछ कंटेंट लेकर आ रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट वो होगा, ठीक है। जल्दी आपको प्रोवाइड करवा जाएगा इंडिया और पैलेस्टीन का पूरा पर्टिकुलर इशू। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि बताओ भैया, सरकार ने पेसा एक्ट 1996 में लॉन्च किया, इसको एक्ट को लेकर आए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन इस पेसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ट्राइबल एरियाज़ के लिए अलग से एक ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट करना, ये यहाँ पर पेसा एक्ट नहीं बोलता है, ठीक है। पेसा एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करवाना, है ना, अपने लिए पंचायत ओपन करना, ठीक है, जो खासकर यहाँ पे ट्राइबल पीपल है उनके लिए, उनके राइट्स की बात करना, उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, इन तीनों की तो बात करता है। ये तीनों आपस में इंटरलिंक भी है, समझ में आ रहा है, लॉजिक लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये थर्ड वाला गलत है। ट्राइबल एरियाज़ को अपना खुद का रीजन क्रिएट करने के लिए अप्रूवल नहीं देता, उसका कोई उद्देश्य यहाँ पर पेसा एक्ट का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो कैसा लगा डिस्कशन नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ ज़रूर से मेंशन कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।